अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः अधिक श्रावण शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 18 जुलै 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 जीवर चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्नि लीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। दोषे विबद्धे नष्टे ज्ञौ सर्वसंपूर्ण लक्षणः सन्निपात ज्वरो साध्य कृच्छ्र साध्य त्वतोन्यथा। तो सन्निपात ज्वर के बारे में ये सूत्र आया है और रहा है क्या, ये दो कंडीशंस है, अवस्थाएं हैं। दोषे विबद्धे नष्टे ज्ञौ, अगर दोषों का विबंध है और अग्नि का नाश है और सभी लक्षण सन्निपात ज्वर के उपस्थित है, मौजूद है, तो यह सन्निपात ज्वर असाध्य इस प्रकार का बताया जाता है। अतोन्यथा अगर इनमें से एक भी भाव नहीं हो तो कृच्छ्र साध्य इस प्रकार का कहा जाता है। लक्षण कोश करते समय हमने साध्या साध्यत्व के बारे में काफी गहराई में चिंतन किया। तो कुछ रोग जन्म से ही कृच्छ्र साध्य असाध्य इस प्रकार से होते हैं। जन्म नैवोदर्यम सर्वम प्राय कृच्छ्रतमं मतम बलिनस्तदजातांबु यत्न साध्यम नवोत्थितम। तो उदर निर्माण हुआ, उदर व्याधि, तो निश्चित रूप से वो कृच्छ्र साध्यतम इस प्रकार का ही बताया गया है। बलवान व्यक्ति में पानी निर्माण नहीं हुआ हो तो वो साध्य इस प्रकार का कहा जाता है, यत्न साध्य फिर भी। तो इस प्रकार से जन्म से ही कुछ रोग कृच्छ्र साध्य या असाध्य इस प्रकार के होते हैं। तो कुछ लक्षणों के द्वारा साध्यत्व असाध्यत्व इस प्रकार के बताए जाते हैं कि सर्व संपूर्ण लक्षण यहाँ पे जो है वो सभी लक्षण अगर मौजूद है तो असाध्यता की तरफ जाता है। और ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। या रिष्ट लक्षणों के अधिकार में अगर ये लक्षण है तो ये रोग असाध्य है, इस प्रकार के बारे में भी बात कही जाती है। तो लक्षणों के आधार पर एक असाध्यता निश्चित की जाती है। और तीसरा है अवस्था। दोषे विबद्धे नष्टे ज्ञौ, ये अवस्था ये है कि दोषों का अगर विबंध है, अग्नि नष्ट है, तो भी
असाध्यता की तरफ झुकता है। ये तीनों जब होंगे, दोषे विभेदे नष्टेग्न सर्वसंपूर्ण लक्षणः और सन्निपात ज्वर है, इस प्रकार से। तो हमने समुच्चय के बारे में एक बात कही थी कि स्वेदावरोध संतापः सर्वांग ग्रहणं तथा युगपत्यत्र रोगे। ये तीनों एक साथ में अगर है तो वो असाध्य, तो उसको ज्वर कहेंगे, इस प्रकार से। तो इसको ध्यान में रखते हुए जहाँ इसमें से कोई भी लक्षण आएगा तो उसमें एक समुच्चय की साइन रहेगी। तो उसका मतलब ये रहेगा कि इसके साथ में और भी कुछ लक्षण जुड़ा है। जब हम रोग के तरीके से देखेंगे और उस साइन को देखेंगे तो सभी लक्षण सामने आ जाएँगे। इस प्रकार के लक्षण कोश के बारे में जब कर रहे थे तब किया था। अब प्रातिपदिक कोश में भी ये बात स्पष्ट रूप से है और हम मूल श्लोक दिखा रहे हैं प्रातिपदिक कोश में। तो बिल्कुल सामने रेफ़रेंस आ जाता है कि ये 3 लक्षण अगर साथ में है तो ये ज्वर कहलाएगा, इस प्रकार से। लेकिन ये लक्षणों के द्वारा, अवस्थाओं के द्वारा और मूल रूप से साध्यत्व या असाध्यत्व होना, ये एक अहम मुद्दा है और इसको हमें भली-भाँति देखना चाहिए। वैसे एलोपैथी में भी कुछ निकष इस प्रकार के माने जाते हैं कि कैंसर अगर 4th स्टेज का कैंसर है तो असाध्य है, इस प्रकार से मेटास्टेसिस हुआ है, इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह चला गया है। तो पैलिएटिव केमोथेरेपी इस प्रकार से लिखते हैं कहीं न कहीं जगह, कि ये पैलिएटिव केमो कर रहे हैं कि दुरुस्त होने की कोई संभावना इस प्रकार की नहीं है। तो अगर ऐसे लिखते हैं तो हमें मरीज के रिश्तेदारों को समझाने में थोड़ी आसानी होती है कि देखो ये पैलिएटिव करके लिखा है, तो ये ठीक नहीं होने वाला। आप कितनी भी बार केमोथेरेपी करते रहो, थोड़ा रिलीफ होगा, लेकिन ये फिर से दोहराते रहेगा, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा-सा याप्य कैटेगरी जैसा हमारे दृष्टि से है और जिनको उन्होंने असाध्य कहा है, वो हमारे लिए अच्छी तरीके से याप्य हो सकते हैं। ये भी बड़ी बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलके अगर प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, तो शायद हम कहेंगे कि ये ठीक नहीं होने वाला। फिर भी मरीज बहुत सालों तक जिंदा रहता है, अपना सामान्य जीवन बिता लेता है, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह के बारे में एलोपैथी कहती है कि असाध्य है लेकिन याप्य कैटेगरी है। उसी प्रकार से इसमें हम कह सकते हैं कि असाध्य है लेकिन याप्य कैटेगरी में है, तो जब तक दवाइयाँ, परहेज ये सब चलता रहेगा तब तक कंट्रोल में रहेगा, इस प्रकार से। इसलिए मैंने मेरे कैंसर की किताब में कैंसर सह जगा, कैंसर के साथ जिए, ये एक प्रकरण समाविष्ट किया है। तो कैंसर के साथ जी सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के साथ जी सकते हैं, उसी प्रकार कैंसर के साथ भी जी सकते हैं। ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो अभी मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से सोच रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रयास रहा है कि कैंसर के शुरू के अवस्था में हमें मरीज़ मिले, ताकि हम लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकें, खाने-पीने के बारे में चेंज कर सकें और हमारी ट्रीटमेंट भी दे सकें इस प्रकार से। लेकिन लोग आते नहीं हैं। एलोपैथी में निदान होता है, एलोपैथी में ट्रीटमेंट शुरू होती है और जहाँ वहाँ जब कुछ करने लायक नहीं होता तो हमारे पास आते हैं। ये सिलसिला पिछले 48 बरसों से चल रहा है, 38 बरसों से चल रहा है। तो मैंने अभी थोड़ा-सा अलग सोचा है, कैंसर प्रिवेंशन इस प्रकार से हम शुरुआत करेंगे और कंसंट्रेशन होगा वो डिसीज़ फ्री स्टेट वाले मरीजों पर, कि वहाँ एक बार उसने कैंसर को झेल लिया है, कैंसर की ट्रीटमेंट सहन कर ली है, एलोपैथी की जो है वो। अब फिर से कैंसर ना आए इसलिए एलोपैथी में तो कोई तत्वज्ञान नहीं है। सिर्फ परीक्षा करते रहना है, जाँच करते रहना है, कैंसर रिपीट हो जाता है तो फिर से केमो, रेडिएशन वगैरह सब ऑप्शन जो उस समय में होंगे वो करने हैं। लेकिन कैंसर निर्माण ही ना हो फिर से, इसके बारे में कोई सोच एलोपैथी में है नहीं। तो हम उसके ऊपर ज़रूर काम कर सकते हैं। इस अवस्था में पंचकर्म भी कर सकते हैं
और रसायन चिकित्सा दे सकते हैं और कस्टमाइज़ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हर मरीज के लिए ट्रीटमेंट अलग इस प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके अलग ट्रीटमेंट, लिवर कैंसर है तो उसके अलग ट्रीटमेंट वगैरह-वगैरह इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर हम पुनरुत्पाद टालने में भी सफल हो जाएँगे, तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर देरी से होता है, उसकी तीव्रता कम होती है, तो भी अच्छी बात इस प्रकार की है। और ये काम कोई भी वैद्य कर सकता है। ऑफ़ कोर्स जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाला है, वही इसमें काम कर सकेगा। जो आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर नहीं है, वो नहीं काम कर सकेगा। लेकिन जो आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर है, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है। एडवांस केसेस ऑफ कैंसर को ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का काम है, जो मैं बरसों से करता आ रहा हूँ। और फिर इसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी है, बहुत सारे दुःख है इस प्रकार से। तो उनसे राहत कैसे दिलाई ये बड़ा अजीब और बड़ा कठिन काम इस प्रकार का है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए तो हम ज़रूर प्रयास कर सकते हैं। जो जिस आदमी को कैंसर हुआ है उसके बाकी परिवार के सदस्य हैं, उनके बेटे-बेटियाँ हैं, उनको कैंसर न हो इसलिए प्रयास कर सकते हैं और इसके लिए चाहिए कि नैसर्गिक अन्न, नैसर्गिक जीवन शैली इसका अवलंब करें, इसके बारे में सजगता करें। तो कैंसर रिहैबिलिटेशन इस प्रकार का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो अभी मैं इस दिशा में सोच रहा हूँ ताकि हम कैंसर के मरीजों तक पहुँचे। फिर शायद ये बात होती है कि वो दूसरे लोगों को कहे कि नहीं, पहले से शुरू से ही कैंसर के बारे में आयुर्वेद की सलाह ले लो, ज़्यादा अच्छा होगा इस प्रकार से। तो शायद समाज में धीरे-धीरे परिवर्तन आएगा। तो मैं इस दिशा में अभी सोच रहा हूँ कि हम कैंसर प्रिवेंशन के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथक् पृथग्ज्वराकृतिः संसर्गसन्निपातानां तेषां तया चोक्तं स्वलक्षणम्। तो निदान में त्रिविध जो अलग-अलग ज्वराकृति बताई गई, वातज, पित्तज, कफज इस प्रकार के, वो संसर्ग और सन्निपात उन्हीं के आधार पर निश्चित कर ले। पहले जो इन्होंने संसर्ग और सन्निपात बताई, ये विकृति विषम समवाय आरब्ध इस प्रकार के हैं और ये प्रकृति सम समवाय आरब्ध इस प्रकार के संसर्ग और सन्निपात इस प्रकार से है। आगंतुरष्टमो यस्तु निर्दिष्ट सनिर्दिष्टश्चतुर्विधः। आगंतु जो ज्वर है वो 8 प्रकार का, सॉरी 8वां जो ज्वर है वो 4 प्रकार का बताया गया है। अभिघात अभिश्रंगाभ्याम अभिचाराभिशापतः। तो एक अभिघात, दूसरा अभिश्रंग, तीसरा अभिचार और तीसरा चौथा अभिशाप इस प्रकार का। शस्त्रलोष्ट कषा काष्ठ मुष्ट्यरत्नि तलद्विजैः। तद्विधैश्च हते गात्रे ज्वरस्यादभिघातजः। तो शस्त्र, लोष्ट, कषा यानी कि चाबुक इस प्रकार का, काष्ठ कोई लकड़ी या फिर लोहे की भी हो सकता है, मुष्टि, अरत्नी, तलत द्विज, तो हाथ से या तल हाथ से भी इस प्रकार से, और द्विज यानी कि दांत से। तो ये जरा अजीब है। मुष्टि ही कील इति ख्याता। तद्विदेश्च हते गात्रे, और इसी प्रकार से अन्य जो शारीरिक पीड़ा करेंगे, ज्वरस्याद अभिघातजः, तो इसके जरिए अभिघातज ज्वर निर्माण होता है। तत्राभिघातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् सव्यथा शोफवैवर्ण्यं करोति सरोजं ज्वरम्। तो इस अभिघातज ज्वर में वायु प्रायः रक्त को दूषित करते हुए व्यथा शोफ वैवर्ण्य युक्त इस प्रकार का सरोज ज्वर निर्माण करता है। तो एक महत्वपूर्ण सूत्र है। हेतवर्थ नाम की एक तंत्र युक्ति है कि जो एक जगह बताया गया है, वो दूसरी जगह पे भी अगर लागू कर सकते हैं तो हितवर्थ नाम की तत्पर युक्ति है। तो अभिघात से वायु का प्रकोप और फिर रक्त की दुष्टि
और ये व्यथा शोक वैवर्ण्य इस प्रकार के लक्षण और रुझान ये लक्षण होते हैं। तो जहां जहां अभिघात होगा वहां सभी जगह ज्वर निर्माण होगा ही ऐसा नहीं बता सकते। लेकिन ये जो रक्त की दुष्टि वगैरह जो बात कही गई है ये बात हो सकती है जहां जहां अभिघात से वायु का प्रकोप इस प्रकार का होता है। तो खास करके स्केलेटन पर अगर आघात होता है, चाहे मन्या के यहाँ सर्वाइकल वर्टिब्री या फिर थोरेसिक वर्टिब्री या लंबर वर्टिब्री, यहाँ पे आघात होकर पूरे पाँव की संवेदना चली जाती है या फिर कर्म बिल्कुल नहीं होता, इस प्रकार के मरीज दिखते हैं। ये भी थोरेसिक रीजन में हो सकता है, सर्वाइकल रीजन में भी हो सकता है और एलोपैथी में इसके करने लायक कुछ है ही नहीं। अभी सर्जरी के बारे में विचार करते हैं इस प्रकार से। वातरक्तची पण संप्राप्ती अशी होते आघाताने, एबीएन। तो आघात से वात प्रकोप और उससे रक्त दृष्टि सबसे अहम मुद्दा है कि उससे रक्त दृष्टि होती है। तो रक्त दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमें चिकित्सा करनी चाहिए। जनरली अभी ऐसा है कि नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाती है। जब ये बताते हैं कि कर्म हानि है, संज्ञा हानि है, तो नर्वस सिस्टम का संबंध है और नर्वस सिस्टम का संबंध मज्जा से है। या अभी कॉलेज लेवल से हम सीखते आ रहे हैं। तो वास्तव में नर्वस सिस्टम का संबंध एक तो वात दोष से है या फिर स्पर्श ज्ञानम असंशयम रक्त का लक्षण है। तो उसमें दूष्य मज्जा नहीं है बल्कि रक्त है। तो रक्त का विचार करना आवश्यक रहेगा। मैंने जलोकावचरण किया है में, जहां पे आघात हुआ वहां पे जलोकावचरण करते हैं तो कुछ हद तक सेंसेशंस वापस आ जाते हैं। तो गणेश महाराता ने इसके बारे में काफी प्रयास किए थे औरंगाबाद में। तो उसका भी कहना था कि जहाँ एलोपैथी में कुछ भी नहीं है, यहाँ इस प्रकार से जलोकालोचरण करने से रक्त दृष्टि अगर दूर हो जाती है तो ये स्पर्श ज्ञानम असंशयम वगैरह जो बातें होती है वो शुरू हो जाती है और कर्म भी बढ़ने लगता है। वैद्य भट्ट सर अशोक भट्ट सुवर्णमाक्षी का प्रयोग करते थे। वो उनका एक नियम था कि जो दवाइयाँ उन्होंने बनाई है उन्हीं का प्रयोग करेंगे, बाजार से एक भी दवा लेके नहीं आएंगे। इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा वनस्पति लेके आएंगे, उसको कूट दूट कर फिर उसका प्रयोग करेंगे। तो सुवर्णमाक्षी को उन्होंने बनाया था, घर पे बनाया था। और सुवर्णमाक्षी की मुख्य दवा थी, इस प्रकार की केस थी, लंबर रीजन में इस प्रकार का आघात हुआ था और पूरी संवेदना चली गई थी, कर्म हानि थी। मैं जब जा रहा था तब वो केस ट्रीटमेंट चल रही थी, उसके 3 बरस हो चुके थे और फिर वो खड़े रहने लगा था, आधार से कुछ कदम उठा सकता था इस प्रकार से। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि एलोपैथी में तो उनको कहा था कुछ भी नहीं होगा, या ऐसे ही रहेंगे इस प्रकार से। मेरे पास दूसरा एक इस प्रकार का मरीज था, बंबई से था। उसमें जलोकावचरण और बाकी दवाइयों के बाद या बस्ती भी दिए थे उसको, कुछ हद तक सुधार हुआ था। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यहाँ रक्त दूष्य है, ये महत्वपूर्ण चीज है। एक तो वात दोष की चिकित्सा करनी है क्योंकि ये सब संज्ञा और कर्म ये दोनों वात दोष के अधीन इस प्रकार के है। तो बस्ती चिकित्सा एक अहम इसमें है। और दूसरी चिकित्सा रक्त के बारे में हमें सोचना है तो रक्त प्रसादन ये महत्वपूर्ण रहेगा। रक्त मोक्षण कुछ हद तक इस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो अभिघात जहां जहां है वहां वहां इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो ये जरूर देखना चाहिए। ब्रेन और सर्वाइकल लंबर डिसऑर्डर्स मज्जाधरा कला की विकृति होती है। मज्जाधरा कला ही पित्तधरा कला होती है, ऐसा मज्जागत विकार और पित्तधरा कला की विकृति देखी जाती है।
यही मत प्रचलन में है, लेकिन अस्थि मज्जा पाचक का प्रयोग हमने किए ही है इसके बारे में। मज्जा को लेकर अगर कुछ सफलता मिली है तो बताओ, सफलता नहीं मिली है तो जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो ये जो स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, ये बात कही जाती है और विरेचन का संबंध पित्त से है और वो मज्जाधारा कला है वगैरह वगैरह इस प्रकार से बहस की जाती है। लेकिन वहाँ विरेचन का मतलब विरेचन नस्य है। जो हम ऊपर से पढ़ते आएंगे तो पता चलेगा कि ये विरेचन नस्य है। पंडित नाम के एक वैद्य कराड़ में थे, तो उन्होंने ये बात मुझे दिखा दी कि ये तो नस्य है, विरेचन चिकित्सा देनी है ऐसा नहीं है। कटी प्रदेशी जलोकावचरण केले किंवा सर्जरी केली आणि पादसुप्ती गेली, हे आयुर्वेदानुसार आपण कसे स्पष्ट करू शकतो? मैंने बताया ना कि स्पर्श ज्ञानम असंशयम, ये एक रक्त का लक्षण बताया गया है। अधिकार अलग है उसका, इस प्रकार के कुष्ठ में आया है ये सूत्र इस प्रकार से। शिरोरोग में भी वातदुष्ट और रक्तदुष्य है प्रधान, या वातादय प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्रंच दुष्यति ततः शिरसि जायते रोगा परम दारुणा, ये इस प्रकार का चरक का वचन है। वेणुमाधव शास्त्री जोशी इसकी काफी बहस करते थे कि असरंच कुपित, रक्त भी कुपित होता है शिरोरोग में इस प्रकार। और नेत्र रोग की संप्राप्ति में भी सिरा भी ऊर्ध्वमागता, दोष जो है वो सिराओं से ऊपर आ जाते हैं इस प्रकार का बताया। तो इस दृष्टि से ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा कि रक्त दूष्य इसमें है और फिर रक्त दूष्य की चिकित्सा भली भांति है। तो विरेक मुपमा संच वगैरह ये बात रक्त दृष्टि के लिए बताई गई है। तो वो भी हम कर सकते हैं और उससे भी रक्त दृष्टि दूर होगी इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में रखना है। शिरोरोग में हाँ, आयुर्वेदिक मज्जा काय आहे अस्थि पोषक म्हणून, जो बड़े अस्थि है उसमें होते हैं वो मज्जा होती है इस प्रकार से। स्थूलास्थिषु विशेषण मज्जा इस प्रकार के बताई गई है। और अभी बोन मैरो के जरिए निर्माण होने वाले विकार है ल्यूकेमिया, उसका एक अच्छा उदाहरण है। आप प्लास्टिक एनीमिया उसका एक अच्छा उदाहरण इस प्रकार के है। तो इसमें मज्जा का विचार करना चाहिए। नली सूप हम बताते हैं लेने के लिए, जिसमें मज्जा इस प्रकार की भी है। और अभी एरिथ्रोपोएसिस, ये जो बात एलोपैथी में इंजेक्शन दी जाती है खास करके किडनी फेलियर, तो उससे खून बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ये तो देखा जाता है इस प्रकार से। तो मैं नली सूप लेने के लिए कहता हूँ, लोग अगर नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं खाना तो उनको मैं बताता हूँ, उससे इसमें फायदा होता है। तो यहाँ मज्जा का विचार आवश्यक है, लेकिन ब्रेन और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में रक्त का विचार करना जरूरी है और वात का विचार करना जरूरी है। सबसे अहम मुद्दा है कि हमें वात का विचार करना है, उस दृष्टि से बस्ती एक अच्छी चिकित्सा इस प्रकार की है। और रक्त के लिए हम रक्त प्रसादन चिकित्सा करते रहे, रक्त मोक्षण जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे करते रहे। ये नली सूप क्या है, ये बकरे का मिलता है, नली मिलती है, उसमें बड़े बोन्स होते हैं। वैसे बकरे के बोन्स छोटे ही होते हैं, तो वो कट हिस्सा मिलता है, उसको वैसे ही पानी में उबालना है, उसमें से मज्जा बाहर निकल आती है। तो ये सूप है, इसमें फिर सेंधा नमक और जीरा डाले और पिए। पाया सूप इज नली सूप। लेकिन पाया सूप में मांस का भी हिस्सा होना जरूरी है, उससे संलग्न अस्थि के संबंध में जो है वो
मांस भी होता है। नली सूप में केवल ये अस्थि होता है इस प्रकार से, मुख्य रूप से। और फिर वो बताते हैं रक्तदोष आहे पण रक्तदोष आहे पण पादसुप्ती जेथे आहे तेथे रक्तमोक्षण न करता कटिप्रदेशी करावे हा निर्णय कशावरून घेता येईल? हाँ, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य, ये जो वात के स्थान बताए गए हैं। अब एलोपैथी में तो ये वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री और उसमें से जाने वाला मज्जारज्जु इस प्रकार से, या नर्वस सिस्टम, इसका डायरेक्ट संबंध दे दिया है। आयुर्वेद में वैसा डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन कटी शक्ति ये वात के स्थान बताए गए हैं और वहां वात प्रकोप और रक्त दृष्टि इस प्रकार से समझ के, क्योंकि वहां पे आघात हुआ था, वहां जलों का उच्चारण कर सकते हैं। अभी हम पत्रपोटली पिंड स्वेद भी करते हैं बहुत सारे मरीज में, स्पॉन्डिलोसिस में, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलोसिस इस प्रकार का है। सामावस्था है तो पत्रपोटली करनी है, निरामावस्था है तो पिंड स्वेद करना है। उसके साथ में बस्ती भी दे सकते हैं, चाहे अनुवासन या फिर योग बस्ती क्रम, काल बस्ती क्रम, इस प्रकार से इनमें से फायदा होता है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। महास्नेह का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मज्जा और मेद ये दोनों इस प्रकार, वसा और मज्जा ये दोनों स्नेह है इस प्रकार से। तो रक्त दृष्टि का संबंध इसी सूत्र से लिया, तत्रावगित जे वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन्, यहाँ से रक्त दुष्ट का संबंध मिल गया। और वात की दृष्टि तो होने वाले अभिघात वात प्रकोप, ये भी स्पष्ट है इस प्रकार से। हेमिप्लेजिया में जलों का उच्चारण किस स्थान पर करें, वो एक अलग चीज है। गृहीत गृहीत वार्धन तनोर वायु सिरा स्नायुर विशोष्य, सिरा और स्नायु ये दूष्य है पक्षवद में इस प्रकार से। तो सिरा, असृजक कंडरा सिरा रक्त से सिराओं की निर्मिति है, तो उस प्रकार से उसमें रक्त के बारे में सोच सकते हैं पक्षवत के लिए खास करके। अब इसका वर्णन साक्षात हमारे ग्रंथों में नहीं है। ये जो आघात इस प्रकार का हुआ और फिर कर्म हानि और ये हानि हो गई, संज्ञा हानि हो गई, पुराने जमाने में भी ये होते रहने चाहिए, लेकिन शायद इतने बड़े पैमाने पर नहीं है कि उसको लिखा नहीं गया। लेकिन अभी इसका आयुर्वेदीय निदान क्या करे, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो वात दोष और रक्त दूष्य, इनको लेकर आगे चलेंगे तो अच्छा रहेगा। पाया सूप इज नली सूप, जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो इसके ऊपर प्रकाश डाले, लेकिन मैं नली सूप बोलता हूँ तो बोन और मैरो ये उसमें आती है इस प्रकार का। जीबीएसच्या चाही असाच विचार करावा का, त्या पेशंटमध्येही असेच सिम्पटम्स दिसतात। उसमें सामावस्था और निरामावस्था एक अहम मुद्दा है। गुलियन बारी सिंड्रोम, ये जो जीबीएस कहा जाता है, मैंने काफी मरीज ट्रीट किए हैं उसके। ज्यादातर मरीजों में ये सामावस्था ही तीव्र होती है। मेरे दीनानाथ में एक इस प्रकार का पेशेंट था, और एलोपैथी में उनको बताया गया था कि 5 लाख रुपए खर्चा होगा, हर दिन 4 इंजेक्शन देंगे 1 हफ्ते के लिए, और फिर अगर सुधार होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो नहीं भी होगा इस प्रकार से। तो पेशेंट ने पूछा कि अगर मेरे पास 5 लाख नहीं है, एक तो आप गारंटी नहीं दे रहे कि ये करने से होने वाला है, और मेरे पास 5 लाख नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा हम नहीं कुछ कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो हम इलाज नहीं करेंगे इस प्रकार से। फिर उसने पूछा यहाँ आयुर्वेद वगैरह कुछ है नहीं क्या? तो न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया मुझे पता नहीं है। वास्तव में शुरू से आयुर्वेद वहां पे है दीनानाथ में। फिर उसने ढूंढ के ये साने
विवेक साने को बुलाया, वो कंसल्टेंट था। विवेक साने ने देखा और मुझे बताते हैं कि गार्डगेट से बेहतर ऑप्शन है, आप उनकी ट्रीटमेंट ले इस प्रकार से। तो फिर मैं इन्वॉल्व हुआ, मैं उस समय में दीनानाथ में कंसल्टेंट था। तो मैंने कहा यहाँ तो पापी पंचकर्म बंद हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से डिस्चार्ज ले लीजिए और पुनर्वस में एडमिट करेंगे और फिर वहां पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ठीक है बोला। तो पुनर्वस में ने एडमिट किया। सामावस्था थी, वैतरण बस्ती शुरू में दे दिए और फिर रेगुलर बस्ती शुरू कर दिए। दूसरे तीसरे दिन ही वो खड़ा रहने लगा, चलने लगा। और एक हफ्ते के बाद पूरा ठीक होकर अपने पाँव पे चलते घर पे चला गया। हमारा खर्चा हुआ 65,000 इस प्रकार का। तो एक अहम उदाहरण है इस प्रकार से जीबी सिंड्रोम का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, ये हमारे हिसाब में वातव व्याधि है। वातव व्याधि में उपस्तंभिता और निरुपस्तंभिता ये भेद अवश्य देखना चाहिए। अगर उपस्तंभिता है तो सामावस्था है, लंघन पहले करना है। उसको तो पहले केवल मुद्गयूष या कुलत्थयूष पे रखा था, बाकी सब खाना बंद कर दिया था, पानी गर्म पीने के लिए कहा था। पेट काफी भारी था, वो हल्का हो गया, फिर ये वैतरण बस्ती दिया और वैतरण बस्ती देने से शोधन अच्छा होने से काफी सुधार उसमें हो गया, हफ्ते भर में वो ठीक हो गया इस प्रकार से। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है, जीबी सिंड्रोम जो होता है। रक्ताचा विचार करावा था, रक्त का विचार कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वातव्याधि है ऐसा समझकर चलना चाहिए, विच इज वेजिटेरियन ऑप्शन। वैसे हम मुद्गा सूप वगैरह ही बताते हैं और ज्यादा से ज्यादा सिद्ध घृत सिद्ध तेल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका रिप्लेसमेंट अच्छी तरीके से नहीं होता है, ऐसा है। तो थोड़ा उसमें ढूंढना पड़ेगा क्या करेंगे इस प्रकार से। तिक्त घृत गुग्गुल वगैरह जो है, गुग्गुल तिक्त घृत, इनका प्रयोग हो सकता है। हाइपरटेंशन को क्या को समझा दे अपने तरीके से, कभी चिकित्सा सिद्धांत नहीं। रुचिर पृथक भावे रेचनम, शरीर से दोषों विकारों के पृथक होने को रेचन कहते हैं। यह ऊर्ध्व अधो शिर विरेचन, शुक्र विरेचन, पित्त विरेचन, विचारों के रेचन ही आइडियाज हो सकता है, ऐसा आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी कहते हैं। हाँ हाँ। वमन के बारे में भी उभयम व विरेचनम, दोष निर्हरण जहाँ पे होता है वो विरेचन कहा जाता है, ये ग्रंथ में बात बताई गई है। शिरो विरेचन में विरेचन शब्द का प्रयोग है ही इस प्रकार से। और नॉर्मल विरेचन जो है पित्त विरेचन करवाता है इस प्रकार से। लेकिन शुक्र विरेचन मैंने खुद तो नहीं किया है। सरदेशमुख सर की खासियत होती थी कि जब भी शुक्र के कुछ मरीज आते थे तो शुरू में कंटकारी देते थे, वो शुक्र रेचनी है। और एक बार शुक्र का शोधन हो जाने के बाद फिर रसायन चिकित्सा वाजीकरण चिकित्सा करते थे, ऐसा मैंने सुना है। मैंने तो कुछ देखा नहीं था, लेकिन ये सुना है। तो ये भी एक शास्त्र संगत इस प्रकार का है। और कंटकारी का इस प्रकार से शुक्र विरेचन के लिए प्रयोग करना, ये एक अलग इस प्रकार की बात होगी इस प्रकार से। और विचारों का रेचन ये तो और ही अजीब इस प्रकार की बात है। इसको कैसे करेंगे, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का करना है। जब पाचन होता तभी रेचन की बात आ सकती है। ये साधक वित्त का काम है। तो अभिप्रेतार्थ क्या है, ये अगर मालूम हो जाए कि मुझे क्या चाहिए, तो मेरी बुद्धि मेरा अभिमान मैं उसकी तरफ लगा सकता हूँ। और फिर जो पुराने विचार है, गलत विचार है, उनका शोधन हो सकता है। मुझे इस मार्ग से नहीं जाना है, यह आदमी डिसाइड कर सकता है। तो ये वास्तव में आवश्यक है। निगेटिविटी जो है
नकारात्मक विचार जो है उनका विवेचन करना चाहिए, उनको बाहर निकाल देना चाहिए और उसके बदले में पॉजिटिव जो है, सकारात्मक विचार जो है उनको अडॉप्ट करना है, उनको स्वीकार करना है इस प्रकार से। ये केस में मैंने अभी कहा था जब आतज प्रकोप निदान करके ट्रीट की थी, पर रक्त का विचार नहीं किया था, मज्जा का विचार किया था, ट्रोमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं मानता कि मज्जा का विचार बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर अब दूसरे किसी तरीके से मज्जा दुष्य को पकड़ लेते हैं, मज्जवाहिनी दुष्यंती विरुद्धानांच सेवनात्, विरुद्धांग के सेवन से मज्ज व स्रोतस दुष्ट होता। उत्पेश आदत्य भिषंदात, ये भी उत्पेश जो शब्द है वहां पे उसके आधार पर मज्जा की दृष्टि है, ये भी समझ सकते हैं, लेकिन रक्त की भी दृष्टि है, ये ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और विरुद्धाहार ये नेत्र रोगों में काफी हेतु बताया गया है। तो अगर विरुद्धाहार का सेवन है तो उसके जरिए मज्जा दृष्टि पॉसिबल है, और फिर मज्जा को देखते हुए इस प्रकार की बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है केवल मज्जा को मत देखो, रक्त को भी जरूर देखो इस प्रकार से। और वैसे रक्तपाचक अस्थि मज्जा पाचक दोनों का प्रयोग तो हो ही सकता है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। जैसे हम रक्त कल्याण के गुरुत्व का प्रयोग करते हैं, रक्तपाचक और महाकल्याणक इन दोनों का मिलाप इस प्रकार का है। नेत्ररोगात रक्तदृष्टि अस्तेच ना, तो सिरा भी ऊर्ध्वम आगता, ये जो है तो उसके आधार पर रक्तदृष्टि होती ही है, ऐसा समझ सकते हैं। व्यंग चिकित्सा में भी सिरा व्यध आया है, उस पे थोड़ा प्रकाश डाले, क्योंकि औषध चिकित्सा से ज्यादा उपशय नहीं मिलता। इसमें से भी मुझे लगता है कि पचन का विचार बहुत जरूरी है। सामावस्था है, लंघन पाचन ये पहले करना है और फिर रक्त प्रसादन के बारे में सोचना है। तो व्यंग में रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ डिप्रेशन अगर होता है, ओजक्षय होता है, तो उसका भी परिणाम इस प्रकार का व्यंग के जरिए दिखता है। तो ओजोवर्धक चिकित्सा भी देनी जरूरी है। विरेचन मैंने विरेचन में उपसर्ग से वीर विशेषे विविध प्रकारे च का बोध होता है, आचार्य प्रवेश शर्मा। ये ऐसा है थोड़ा सा। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते, प्रहाराहार संहार विहार परिहार, इस प्रकार से एक प्रख्यात श्लोक है, व्याकरण के बारे में बताया जाता है कि उपसर्गों के जरिए धातु का अर्थ बला दूसरी तरफ लिया जाता है। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, इन सभी में रू धातु है, लेकिन हर शब्द का अलग अलग अर्थ है। कई दफा जो धातु का अर्थ है वही उपसर्ग से भी व्यक्त हो रहा है, इस प्रकार से भी बताते हैं, उसका कोई ज्यादा अलग मतलब नहीं है। और वी उपसर्ग के बारे में विशेष इस प्रकार का भी अर्थ किया जाता है, विरोधी इस प्रकार का भी अर्थ किया जाता है। तो वो संदर्भ के अनुसार किया जाता है। तो इस प्रकार से विरेचन ये शब्द से केवल रेचन और विरेचन, इसमें अंतर क्या करेंगे? कई लोग बोलेंगे कि दोनों एक ही है। कहीं ऐसा हो सकता है कि विशेषण रेचनम विरेचनम, तो ये खास करके अच्छी शुद्धि प्रक्रिया है। तो ये कैन यू एक्सप्लेन डिफरेंट अवस्थास, हाउ टू रिकॉग्नाइज दी। मैं अभी इसके बारे में काफी सोच रहा हूँ। मेरे क्लिनिक में तो इस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि मूल रूप से कोई भी मरीज हमारे सामने आए तो क्या क्या देखना है, उसका सर्वांगीण दृष्टि से विचार किस प्रकार से करना है और अवस्थाओं का ज्ञान कैसे करना है। तो मैंने छात्रों को बताया था, वो संदर्भ निकाले गए हैं उसके बारे में ग्रंथों से।
खास करके सामावस्था निरामावस्था, ये जजमेंट होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। सामावस्था है तो लंघन करवाना है, ये बात पक्की है। तो शायद पहले ब्रेकफास्ट बंद कर दे, जरूरत पड़े तो डिनर भी बंद कर दे, और उसके जगह कुछ दूध मूंग का सूप वगैरह इस प्रकार का शुरू करे। और दवाइयाँ किस आधार पर देनी है, कौन सी अवस्था ये है, ये देखकर, और रोग कौन सा है। अगर हमें रोग का अधिकरण पता चल जाता है तो रोग की दवाइयाँ हम आसानी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन रोग का अधिकरण पता नहीं चल रहा, इस प्रकार की अगर स्थिति है तो कैसे आगे बढ़ना है, और ये दूष्य कैसे निश्चय करना है। तो इसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। अभी मैं वो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन, इनको मिलने के लिए गया था नागपुर से। डोंगर गढ़ छत्तीसगढ़ में है। उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप आकर मिलिए, आकर मिलिए, इसलिए मैं गया था। उन्होंने एक ही चीज बताई कि तुम नाड़ी के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, और नाड़ी को अहम मुद्दा बनाओ। तो मैंने पहले भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन ये काफी कठिन विषय है और सब्जेक्टिव है। फिर भी अब उनसे ये सुझाव आया है तो मैं इसके बारे में फिर से सोचना चाहता हूँ। और विभिन्न प्रकार की नाड़ियां वगैरह, उसमें से जो पद्धतियां हैं, अभी मैंने अशोक भट्ट सर से नाड़ी सीखी थी, मैं फर्स्ट ईयर में था उस समय में, लेकिन उनको बाद में मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं चिली में गया था, चिले में, वहाँ एक सुसाना करके पेडिट्रिशियन है एलोपैथी की, उसने बुलाया था। तो वहां पे उसने एक नाड़ी के बारे में, डॉक्टर वैद्य राय करके मध्य प्रदेश में है, उनकी जो पद्धति है उसका व्याख्यान दिया था। और हर अंगुली के नीचे अ, अ, 5 भेद, वायु के, पित्त के, कफ के, और फिर उसमें कौन सी नाड़ी लग रही है वगैरह वगैरह, इस प्रकार का कुछ था। तो ये मैं रिवाइव करना चाहता हूँ अभी फिर से एक बार। और जहां तक हो सके नाड़ी के द्वारा अ, निदान करने की कोशिश करना, ये एक बात अहम इस प्रकार की रहेगी। तो इसमें ऐसी चीज है, ये सब्जेक्टिव फीलिंग बहुत ज्यादा है इस प्रकार से, और वो दूसरों को व्यक्त कर पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। फिर भी ये आयुर्वेद की खासियत है, तो शायद उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि एक पूरा ढांचा बने। कोई भी मरीज हमारे सामने आए, किसी भी के रोग का हो, किसी भी अवस्था में हो, तो खास करके उपक्रम में से ही द्वित्वाद विधेय उपक्रमो होता है, एक संतर्पण तत्र द्वितीय शापतर्पण। ये जो सूत्र है, ज्यादातर सभी अपतर्पण की ही जरूरत होती। प्रायण आहार वैषम्य अजीर्णम जायते नृणम तन्मूलो रोग संघाता, यही ज्यादातर है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे कि जिनमें डायरेक्ट संतर्पण की आवश्यकता होगी, नहीं तो सभी में अपतर्पण की ही आवश्यकता शुरू में होती है। तो वो कैसे करेंगे? और फिर दोषों को ध्यान में रखते हुए यूष वगैरह जो देना है, कुलत्थ यूष कब देना है, मूलक यूष कब देना है, मुद्ग यूष कब देना है, हम सभी को अभी मुद्ग यूष देते हैं। लेकिन ये भी एक अहम मुद्दा है कि हम बाकी भी यूष का प्रयोग कर सकते हैं। कफ प्राधान्य है तो शायद चणक यूष का भी प्रयोग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लंदन में किस प्रकार से करना है, तो ये सभी बातें मैं करना चाहता हूँ। और आयुर्योग का एक ढांचा बनाना चाहता हूँ कि इसके आधार पर हम आयुर्योग में चिकित्सा क्या दे सकते हैं, दोनों की दृष्टि से इस प्रकार से। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ये भी अलग भी बात है। उद्वर्तन धान्याम्ल वर्क्स गुड इन इनिशियल स्टेजेस, ये तो है। कोलकुलत्थादि इस प्रकार का या
बाकी उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार के उद्वर्तन ये शुरू में अच्छे काम करता है, सामावस्था में इस प्रकार से। धान्याम्ल धारा भी अच्छी काम करती है। साइकोलॉजी का प्रोसीजर है सर, यह और ही अलग बात है। तो इसमें जब मानस हेतु प्रबल इस प्रकार के होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि योग से उसके बारे में सोचने की कोशिश करें। अगर हम विचारों का विरेचन कर सकते हैं, ये काफ़ी अलग मुद्दा होगा इस प्रकार से। तो जो नकारात्मक विचार है, उनको निकाल सकते हैं और सकारात्मक विचारों को निर्माण कर सकते हैं, तो काफ़ी बदलाव इस प्रकार का होगा। तो जो कैंसर के बारे में मैंने जैसे अभी बात कही कि कैंसर प्रिवेंशन से लेकर अगर आगे बढ़ेंगे, जिन परिवारों में कैंसर का एक मरीज है, उनको कैसे सुझाव देंगे, ये अगर हम सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और फिर साइकोलॉजी में परिवर्तन लाना वैसे काफ़ी मुश्किल बात होती है, मानसिकता को परिवर्तित करना। लेकिन कम से कम वो सुनने वाला चाहिए, तो ही शायद बात हो सकती है। शुक्रत्वात चिकित्सा विबद्धं मार्गं दृष्ट्वा शुक्रं दद्यात् विरेचनम् इत्यादी मध्ये विरेचन, हे शुक्र विरेचन असं घ्यावं, विरेचन घ्यावं। दोनों हो सकता है। यहाँ सिर्फ विरेचन कहा गया है। वैसे शुक्र विरेचन करे ऐसा ग्रंथों में मेरे तो संदर्भ में कोई मैंने देखा नहीं है इस प्रकार का संदर्भ, कि शुक्र विरेचन बताया गया है इस प्रकार से। शुक्रावरोध में शुक्र विरेचन के लिए डायरेक्ट शुक्र विरेचन नहीं बताया, व्यवहार बताया है वहां पे। तो एक तो वाजीकरण इस प्रकार की चिकित्सा है, और फिर प्रिया स्त्रिया इस प्रकार से कि संभोग करे इस प्रकार से, तो शुक्र विरेचन हो जाएगा और जो विबद्ध मार्ग है वो दूर हो जाएगा इस प्रकार के। लेकिन अन्य कहीं भी इस प्रकार का शुक्र विरेचन करे ऐसा रेफरेंस तो मैंने देखा नहीं है इस प्रकार से। प्राणायाम से विचारों का विरेचन हो सकता है। तो विभिन्न तरीके इस प्रकार के बताए जाते हैं इस प्रकार से, कि जो अशुद्धियां हैं, गलत विचार है, उनको हम बाहर फेंक रहे हैं और अच्छे विचारों का ग्रहण कर रहे हैं इस प्रकार से। अपने ही मन को शिक्षा देना, ये एक बात हो सकती है इस प्रकार से। और इस प्रकार के विचारों का अगर विरेचन कर पाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेत्र मज्जा संबंध है, मज्जा वृद्ध लक्षणों में नेत्र गौरव इस प्रकार का, नेत्रांग गौरव इस प्रकार का बताया गया है। ये है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गौरव की बात की गई है। मैं समझता हूँ कि मज्जा को दूष्य के रूप में नेत्र में ले सकते हैं, उसमें कहीं संदेह की बात नहीं है, लेकिन रक्त को मत भूलो। अगर दूसरे किसी तरीके से मज्जा दूष्य इस प्रकार का आ रहा है, तो ठीक है ना, मज्जा दूष्य को भी ले लो, लेकिन इसके साथ में रक्त दूष्य भी है, ये बात छोड़ो मत। ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। दोषदूष्य समूर्छना झाल्यावर दोष स्वरूप बदलते, पाचन केल्यावर दोषाचे स्वरूप कसे असते, त्यापेक्षा वेगळे असते का? हिंदी में लिखो, बाकी लोगों को भी ध्यान में आएगा इस प्रकार से। तो दोष समूर्छना जब हो जाती है तो दोषों का स्वरूप बदल जाता है, और पाचन होने से दोषों का स्वरूप बदलता है, कैसा रहता है, ये सवाल इस प्रकार का है। तो जरूर इसमें बदलाव आते हैं। लंघनेन क्षयन्निते दोषे संदुक्षिते निलये सूत्र आगे आएगा। तो लंघन से दोष का क्षय, पहले साम दोष का और फिर निराम दोष का भी इस प्रकार का हो सकता है। और
दोष दुष्य समूर्छना भी भंग हो जाती है। ये भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि आम निर्माण होता है, आम अगर नष्ट होता है, आम का पचन हो जाता है, तो स्रोतोविबंध प्रायण या स्रोतोविबंध प्राय उसमें होता है, इसलिए ततः स्वेदो न जायते, इस वेद आना आरंभ हो जाता है। तो स्वेदावरोध ये जो मूल लक्षण है जो रखा, वो ठीक होने लगता है इस प्रकार। तो ये दोषों का पाचन इस प्रकार से होना, ये समूर्छना होने के बावजूद भी संभव इस प्रकार का है। वैसे देखा जाए तो हम जो भी खाना खाएंगे, उससे अवस्थापकों में पहले कफ पित्त और वात की निर्मित होगी, दोषों की निर्मित होगी। आहार और रस बनेगा, उससे रसादी धातुओं की निर्मित होगी, और उनके साथ आहार के मल और रसादी धातुओं के मल निर्माण होते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कौन सी भी अवस्था हो इस प्रकार की, हमारी शुरुआत अगर लंघन पाचन से होती है, तो धीरे धीरे आगे निर्माण होने वाले जो धातु है वो तो अच्छे होने लगते हैं, सामावस्था बिल्कुल कम हो जाती है, दोष निराम है, वृद्ध है, इस प्रकार की अवस्था हो सकती है। फिर उनका पाचन लंघन पाचन से होता है या फिर दवाइयों से होता है इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और फिर दोष दोष समूर्छना भंग भी इसमें हो जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, संतर्पण और अपतर्पण, ये ही दोनों मुख्य चिकित्साएं हैं, और इसमें भी अपतर्पण प्रधान इस प्रकार की है। नेत्रमल जास्त असतील तर मज्जा दृष्टी असतील का? मज्जा नेत्रांग गौरवम, ये भी बात बताई गई है। और स्नेहक्षित्वक विषाम ओजो धातुनां क्रमशो मलाहा, इस प्रकार से। तो स्नेह है अक्षित्वक और विट इस प्रकार का। तो ये मज्जा स्नेह इस प्रकार का बताया जाता है। वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी की एक अजीब केस है इस प्रकार से। आपस मार की कोई छोटी बच्ची थी, 2 बरस की बच्ची थी। आपस मार के वे रुक नहीं रहे थे, जसलोक अस्पताल में कैसे एडमिट थी, और कुछ फायदा नहीं हो रहा था। उन्होंने काफी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का प्रयोग किया था, फिर भी एपिलेप्सी रुक नहीं रही थी। तो वेणुमाधव शास्त्री जोशी के पास आए, तो उन्होंने कहा कि मैं जो सुझाव दूंगा वो आपको करना पड़ेगा, तभी मैं ट्रीटमेंट करूंगा। तो बेबस थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो कहते हैं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन तक माँ बाप दोनों को सभी बाकी व्यवहार छोड़ के केवल उस बच्चे के साथ रहना है, उस रूम से हटना ही नहीं है, इस प्रकार से। और ये करने के लिए तैयार हो तो मैं दवाइयाँ देता हूँ। मान गए। तो बड़ा बिजनेसमैन था, बाप था, और पत्नी भी उसकी इसी प्रकार से कुछ व्यस्त थी कामों में, वो भी बिजनेसमैन इस प्रकार की थी। तो दोनों ने निर्णय कर लिया और पूरे 15 दिन बच्चे के साथ निकाले। धीरे धीरे एपिलेप्सी के अटैक कम होते गए और वो ठीक हो गई। अब वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी का कहना था कि उसको मज्जा स्नेह नहीं मिल रहा था, जो माँ बाप से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था इस प्रकार से, और इसलिए ये अकस्मात इतनी तेजी से हो रहा था इस प्रकार से। अब बात ये है कि टॉर्टोइज या कासविन, वो अपने बच्चों को केवल देख के उनका पोषण करती है, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में क्या है मालूम नहीं इस प्रकार से। लेकिन क्षीर पूर्ण लोचना इव, ये सारपदा में आता है इस प्रकार से। तो प्रेमळ दृष्टि, प्रेम की नजर, ये एक अलग बात होती है, और ये नेचुरल होता है। माँ में तो खास करके होता ही है, बच्चों के बारे में प्रेम दुलार ये होता ही है। इसको उस तरीके से देखा नहीं जाता कि अरे इससे भी बच्चे को संतोष मिलता है, समाधान मिलता है, आनंद मिलता है इस प्रकार से।
और वो नहीं मिल रहा था, इसलिए ये अपस्मार के वात प्रकोप होके अपस्मार के वेग इस प्रकार के आ रहे थे। When I spoke to Dr. Vasantalal sir, he said, Nadi Pariksha is my weapon in Ayurveda. Okay. तो उनकी नाड़ी परीक्षा अलग ही है, लेकिन तो ये काफी ताराशंकर मिश्र की किताब है नाड़ी परीक्षा के बारे में। कोलटकर सर का कहना था ये अच्छी किताब है इस प्रकार से, तो उसको भी देखना चाहिए। और बाकी भी ये कणादकृत नाड़ी परीक्षा, नारायणकृत नाड़ी परीक्षा, ये भी ग्रंथ है। योग रत्नाकर वगैरह में भी नाड़ी के बारे में जिक्र है। तो उन सभी संदर्भों को इकट्ठा करके फिर आगे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उनका सुझाव तो सही है, और उनका कहना हम टाल नहीं सकते। ये एक दिव्य वाणी है इस प्रकार से, तो मैं सोचूंगा इसके बारे में। वैसे मुझे करने लायक बहुत सारी चीजें हैं। नई संहिता लिखनी है, ये तो सबसे अहम काम है इस प्रकार से। लेकिन नाड़ी उसका भी एक हिस्सा बनेगी, और फिर कैसे डेवलप करेंगे देखेंगे। परंतु ग्रंथामध्ये नाडीचे निदान व भेषज निर्णयासाठी फार उपयोग केलेला नाही। निदान पंचक हेतू एटसेट्रा हेच वैद्याने व्याधी विनिश्चयासाठी वापरले आहे। आगे वाले ग्रंथों में है, चरक सुश्रुत वाग्मठ में तो नहीं है। तो ये अगर आयुर्वेद का हिस्सा बनते हैं, और हम अगर दोषों के आधार पर या रोगों के आधार पर, यथा वीणागता तंत्री सर्वान रागान प्रभाषते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रभाषते, ये योग रत्नाकर में है। तो इसमें पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। संभल यूपी में एक मुस्लिम वैद्य जी है, बिना स्कैनिंग सब बता देते हैं। इवन कैंसर भी किस पार्ट में है, किसको है, क्या स्टेज है, 99% करेक्ट होता है। एक दिन में 150 देखने है, फिर भी वेटिंग में रहता है अपॉइंटमेंट। तो ये इस विषय में डिटेल्स डालो। अगर तुम जा सकते हो, कुठेतरी उत्तर प्रदेश मध्ये आहे वैद्य, नाडी वैद्य, तो जरूर सीखने की कोशिश करो। वैसे बृहस्पति देव त्रिगुणा 500 मरीज दिन में दिखते थे केवल नाड़ी के आधार पर। देवेंद्र त्रिगुणा अभी कितना करते हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इस प्रकार के वैद्य रहे हैं। वमन से विरेचन का रेचन होता है क्या? मैंने क्या समझे नहीं, मैं विचारों का रेचन होता है क्या? क्योंकि ज्यादा विचार करने वाले के आमाशय खात प्रदेश में शूल होता है। ये देखना पड़ेगा, लेकिन शोधन से विचारों का शोधन होगा, ये एक बात सही है। बुद्धि प्रसादम बलम इंद्रियाणाम, ये जो बुद्धि प्रसाद की बात कही गई है, धातु स्विदतम जलन से दीप्तिम चिराच पाकम वयसक करोति संशोधनम सम्यक उपास्यमानम।
तो पहला बुद्धि प्रसाद है उसमें। तो जरूर बुद्धि के लिए इसका उपयोग होता होगा, इसमें संदेह के बाद विचारों का शोधन होता होगा। मांसमल मांस से खमला इति कर्ण अक्षी वगैरह वगैरह। लेकिन स्नेहोक्षित्वक विषाम, अक्षित्वक और विट, इनका स्नेह, ये मज्जामल इस प्रकार का बताया गया है इस प्रकार से। और खमल के रूप से मांस का मल भी शायद सोच सकते हैं। तो ये सभी जो संदर्भ है वो सामने रखने चाहिए, केवल एक दूसरे को लेकर अक्षिविट स्नेह ये तो बताया गया है। सीखते नहीं है सर। क्या सीखते नहीं है? सिखाते नहीं है इस प्रकार से। सर मैंने नाड़ी परीक्षा वैद्य बचाव सर से सीखी है और चिकित्सा में उपयोग करती हूँ, लाभ मिलता है। अभी ये तो मुझे मालूम नहीं है नाड़ी परीक्षा बचाव, सुदर्शन बचाव किस प्रकार से करता है। वो मेरा भी छात्र रहा है, लेकिन वो भी बोलने वाले में नहीं है, मालूम नहीं है। नाड़ी परीक्षा का में अगर बोलता है तो अच्छी बात है। शरीर के अंदर मज्जा धातु के सूक्ष्म परिवर्तन और उपधातु के निर्माण के दौरान पदार्थ का एक तरल रूप अवशिष्ट और लोग उपोत्पाद में उत्पन्न होता है, जो प्रक्रिया में प्रकृति में अशुद्ध होता है। यह चिकना या वसायुक्त पदार्थ जो विशेष रूप से आंखों और चिकनाई प्रदान करता है, उससे मज्जा धातु की माला मल के रूप में पहचाना जाता है। थर्मल मीन्स आकाश। कोलटकर सर ने बताया हुआ नाड़ी का बुक ताराशंकर मिश्र की किताब है और मिलती है, वाराणसी के है वैद्य। ज्यादा कितनी देर कर रहे हो? कितनी देर किया? तो 18 सेकंड लगा दो। कितने मंत्र हो गए? 5। ठीक है, अभी रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।